हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल एजुकेशन ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछला वीडियो आप सबके लिए शिक्षा मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का बनाया हुआ था, ये उसी का दूसरा वीडियो है। आप लोग जो है कमेंट्स करिए, दे बताइए कि आप लोगों को यूपी टीईटी सीटेट की तैयारी के लिए किस तरह का वीडियो चाहिए। तो उससे हमको थोड़ा सा आइडिया मिलता है। तो अगर आप लोग जो है सहयोग करेंगे और बताएंगे तो हमें वीडियो बनाने में आसानी होगी। तो देर न करते हुए चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, थार्नडाइक द्वारा दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा थार्नडाइक द्वारा दिया गया अधिगम का मुख्य नियम नहीं है। देखिए, थार्नडाइक ने, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, थार्नडाइक ने जो प्रयोग किया था वो किस पर किया था? बिल्ली पर। थार्नडाइक का प्रयोग बिल्ली पर था, और जिसमें उन्होंने सीखने के मुख्य 3 नियम बताए थे। कौन कौन से? तत्परता का नियम, तत्परता का नियम, दूसरा था अभ्यास का नियम, और तीसरा था प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम तीसरा नियम था। इसमें कहा गया है कि देखिए 3 ऑप्शन दिया गया है, एक है अभ्यास का नियम, एक है तत्परता का नियम, एक है अभिवृत्ति का नियम। ये नियम जो है थार्नडाइक द्वारा दिया नहीं गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, कोलार और कोफका के अनुसार सीखना होता है। देखिए, ये भी शिक्षा मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा कि सीखना क्या होता है? सीखना होता है सूझ के द्वारा। इनका जो कथन था कि कोई भी व्यक्ति जो होता है वो सूझ के द्वारा सीखता है। वास्तव में इन्होंने जो है कोहलर, कुका और वर्दीमर नाम था, इन्होंने जो है बताया कि कोई भी व्यक्ति सूझ के द्वारा सीखता है, सूझ के द्वारा। इसके लिए इन्होंने क्या किया? इसके लिए इन्होंने एक सुल्तान नाम का चिंपैंजी बंदर था, सुल्तान नाम था उसका, मैं लिख दे रहा हूं। सुल्तान नाम का चिंपैंजी बंदर था, उसको एक पिंजड़े में इन्होंने बंद कर दिया और बाहर कुछ केला या सामान रखा और अंदर 2 ठो छड़ी रख दिया इन्होंने। और उसके बाद जो है जब वो चिंपैंजी ने ये देखा कि बाहर जो है खाने का कोई सामान रखा है, तो वो हाथ बढ़ाया, प्रयास किया, लेकिन वो पहुंच नहीं पा रहा था। तो अचानक उसकी निगाह उस डंडी पर गई, या छड़ी जो रखी हुई थी, और उसने क्या किया कि 2 छड़ियां अलग अलग रखी हुई थी, उनको आपस में जोड़ा। इतनी उसकी सूझ काम की, और उसके बाद उस छड़ी को उस पिंजड़े के बाहर करके खाने के सामान को उसने उठा लिया। तो इन्होंने कहा कि कोई भी जो व्यक्ति होता है, ये निष्कर्ष निकाला कि संपूर्ण जीव वातावरण का प्रत्यक्षीकरण करता है। मतलब वो क्या करता है? वो आप चीजों को सूझ से जोड़ता है और जोड़ के अपनी समस्याओं को हल करता है या सॉल्व करता है। तो इस तरीके से कोहलर और कोफका और वर्दीमर द्वारा यह सिद्धांत दिया गया कि कोई भी व्यक्ति सूझ के द्वारा सीखता है। एक चीज यहां पे मैं बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी सिद्धांत अकेला प्रभावी नहीं है। जैसे इन्होंने सिद्धांत दिया, या थार्नडाइक ने सिद्धांत दिया, या स्किनर ने सिद्धांत दिए, ये सारे सिद्धांत मिला जुला के ही हर जगह प्रयोग किए जाते हैं। सिद्धांत अकेला नहीं प्रभावी है, कहीं पर भी कंप्लीट नहीं है। वो सारे सिद्धांत मिला के, कहीं सूझ के द्वारा लगाया गया, कहीं पर उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के द्वारा लगाया गया, या कहीं पर किसी और तरीके के सिद्धांत का इस्तेमाल करके प्रयोग किया गया। तो इस तरीके से मनोवैज्ञानिक ने जितने सिद्धांत दिए हैं उनको जरूरत पड़ने पर उसी हिसाब से प्रयोग किया जाता है बच्चों को सिखाने में। आइए देर न करते हुए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हेरिडिटी जीनियस पुस्तक के लेखक कौन है? नंबर 1 है हरलॉक, नंबर 2 है गाल्टन। देखिए, इसका ऑप्शन करेक्ट है आपका गाल्टन। क्या नाम था इनका? हेरिडिटी जीनियस। देखिए, नाम से पता चल रहा है ना कि ये हेरिडिटी माने वो चीजें जो आपके वंशानुक्रम में आगे बढ़ती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ेंगी। जैसे पहली पीढ़ी, फिर दूसरी पीढ़ी, फिर तीसरी पीढ़ी, ऐसे करके ये आगे बढ़ती जाती है। के पुस्तक लेखक कौन थे? इनका नाम था गाल्टन। इन्होंने इन्होंने वास्तव में क्या कहा? इन्होंने वैयक्तिक विशेषताएं, देखिए मैं यहां लिख दे रहा हूं,
वैयक्तिक विशेषताओं के बारे में अनुवांशिकता का अध्ययन किया। मतलब अनुवांशिकता का अध्ययन किया मतलब कि कुछ चीजें वैयक्तिक विशेषताएं होती हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हैं। जैसे जैसे कहा जाए वैयक्तिक विशेषताएं माने लंबा है तो उसका बेटा भी लंबा होगा, फिर उसका बेटा भी लंबा होगा, या किसी पीढ़ी में जो है बुद्धिमत्ता है तो अगली पीढ़ी में भी वो रहेगी और होगा, या इस तरीके की चीजें जो वैयक्तिक विशेषताएं कोई भी होगी, तो वो जो हेरिडिट करती है अपनी पीढ़ी से दर पीढ़ी जाती है, उस चीज का अध्ययन इन्होंने किया अपनी विशेषताओं के बारे में, इस तरीके का। चलिए आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान है। सूक्ष्म शिक्षण का मतलब माइक्रो टीचिंग से है। सूक्ष्म शिक्षण का मतलब होता है माइक्रो टीचिंग। देखिए माइक्रो टीचिंग जो होती है वो आप जब बीएड कर रहे होंगे या बीटीसी कर रहे होंगे तो उसमें कक्षा शिक्षण के दौरान ही जो है एक माइक्रो टीचिंग कराई जाती है। उसमें ये कहा जा रहा है कि उसका अंतिम सोपान, देखिए इस क्वेश्चन को फिर से देख लिया जाता है। क्वेश्चन है आपका, सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान है। देखिए यहाँ पे फिर साफ साफ लिख दे रहे हैं, सूक्ष्म शिक्षण का पहला जो तरीका होता है वो होता है आपका पाठ योजना बनाना, और उसके बाद दूसरा क्या है, शिक्षण करना, मतलब पढ़ाना, शिक्षण करना। तीसरा क्या है, तीसरा है आपका प्रतिपुष्टि, जिसको कहा जाता है फीडबैक लेना। उसके बाद क्या है, फीडबैक में जहां कमी रह जाती है उसके बाद पुनः योजना बनाना। पुनः योजना माने बनाना, प्लानिंग करना। ये आपका चौथा नंबर का हो गया। पांचवें नंबर का है आपका, एक जब योजना बन गई तो उसके बाद पढ़ाया जाएगा, पुनः पढ़ाना कहा जा सकता है। और जो लास्ट सोपान है आपका वो है पुनः प्रतिपुष्टि या पुनः फीडबैक लेना। तो इस तरीके से जो आखिरी आपका सोपान हो गया छठवां, वो हो गया आपका पुनः प्रतिपुष्टि। तो इसको याद कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इस तरह की चीजें आती हैं कि सबसे पहले मान लीजिए पूछा जा सकता है कि सूक्ष्म शिक्षण का पहला सोपान क्या है, तो पहले होगा आपका पाठ योजना बनाना, उसके बाद क्या है शिक्षण करना, उसके बाद क्या है फीडबैक लेना, जो कमी रह जाती है उसके आधार पर पुनः पुनः योजना बनाना, पुनः पढ़ाना और पुनः फीडबैक लेना। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, स्पीयरमैन किससे संबंधित है। स्पीयरमैन ने बुद्धि का सिद्धांत दिया था, बुद्धि का सिद्धांत, ये बुद्धि के सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, अब स्पीयरमैन ने इसमें ऑप्शन जो दिया है आपका दो है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत। तो स्पीयरमैन जो थे वो उन्होंने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत दिया, द्विकारक सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा कि बुद्धि जो होता है वो दो तत्व होते हैं बुद्धि में। कौन कौन से, एक होते हैं जी फैक्टर जो कॉमन होता है, मतलब सब बच्चों में ये फैक्टर होता है, सबके अंदर ये फैक्टर होता है। और दूसरा जो फैक्टर होता है वो एस फैक्टर यानी स्पेशल फैक्टर होता है। और ये जी फॉर माने जनरल फैक्टर हो गया, एस फॉर स्पेशल फैक्टर हो गया। देखिए स्पेशल फैक्टर जो होता है वो ये कहलाता है कि किसी विशिष्ट कार्य को करने में, कोई स्पेशल काम को करने में किसी विशेष योग्यता की आवश्यकता होती है जो कि व्यक्ति को विशेष बनाती है। तो इन्होंने कहा, स्पीयरमैन ने कहा कि बुद्धि जो होता है, बुद्धि जो होती है वो दो तरीके का फैक्टर होती है, एक जनरल फैक्टर जो कॉमन होती है और एक स्पेशल। इसी आधार पे देखिए कहा जाता है कि कुछ किसी के अंदर गणितीय योग्यता अधिक होती है उसको सॉल्व करने की, या किसी के अंदर सोशल साइंस को समझने की योग्यता होती है, किसी के अंदर खेल कूद की योग्यता अलग अलग होती है। तो वो फैक्टर जो इन्होंने कहा कि वो फैक्टर जो होता है वो स्पेशल फैक्टर होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, बुद्धि द्विकारक सिद्धांत
किसने दिया? स्पीयरमैन ने दिया। इन्होंने कहा कि बुद्धि दो कारक का प्रभाव है, एक है जनरल फैक्टर जो कॉमन है सब में, और एक है स्पेशल फैक्टर जो व्यक्ति को विशेष बनाता है। अगला क्वेश्चन है प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि जो होता है वो रूसो ने नहीं दिया था, रूसो की रचना थी एमील। ये किलपैट्रिक ये मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रोजेक्ट विधि दिया। और आप लोग देखते होंगे कि आजकल बच्चों को जो है वो प्रोजेक्ट विधि से ही अधिकतर पढ़ाया जाता है। बच्चों को होमवर्क में प्रोजेक्ट दिया जाता है। वो क्यों दिया जाता है? ताकि वो रिलेट कर सके, प्रत्यक्षीकरण कर सके। वास्तव में प्रोजेक्ट विधि जो थी इसका प्रतिपादन किलपैट्रिक ने दिया, जिसकी मूल अवधारणा जो थी, मतलब जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, वो थे मनोवैज्ञानिक जिनका नाम था जॉन डी वी। ये मनोवैज्ञानिक थे और ये किलपैट्रिक जो थे ये इनके शिष्य थे। इन्होंने कहा कि कोई भी बालक जब प्रोजेक्ट विधि से सीखता है, जैसे उसको दिया गया डैम बनाने के बारे में, तो वो इतना प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है कि फिर वो भूलेगा नहीं। सीखना जो होता है प्रोजेक्ट विधि से स्थायी हो जाता है, स्थायी ज्ञान होता है। और ये सही बात भी है कि अगर किसी को उससे डायरेक्ट प्रत्यक्षीकरण कराया जाए तो उस स्थिति से तो वो एकदम उससे परिचित हो जाता है। तो ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं पद्धति, जिसका प्रयोग करना भी चाहिए। कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है? अगला क्वेश्चन है आपका अधिगम। अधिगम मीन्स होता है लर्निंग। अधिगम मतलब जब आप किसी चीज को सिखा रहे हैं तो उसके अंदर लर्निंग के लिए कौन कौन से फैक्टर जिम्मेदार होते हैं। लर्निंग के लिए पहले व्यक्तिगत योग्यता, ये होता ही है। उसके बाद उसका वातावरण कैसा है, ये भी प्रभावी होता है। और उसके साथ सामाजिक कारक जो होता है वो भी उसके लर्निंग के लिए प्रभावी होता है। मतलब अगर वो ऐसे समाज से है, देखिए इसको ऐसे समझ लीजिए, ऐसे समाज से या ऐसे वातावरण से है जो काफ़ी पढ़ाई लिखाई में आगे है या संपन्न है, तो उसके अंदर लर्निंग बहुत जल्दी हो जाएगी, अधिगम जो है बहुत तेज हो जाएगा। लेकिन बच्चा या बालक या कोई भी व्यक्ति ऐसे वातावरण से जहां उसका दूर दूर तक शिक्षा या उस पद्धति से लेना देना ही नहीं ना, उसको सिखाने में बहुत जटिलताएं आएंगी। तो लर्निंग के लिए हर तरीके की चीज़ें प्रभावी करती हैं, जैसे व्यक्तिगत कारक है, जैसे वातावरण का कारक है, और उसी में सामाजिक कारक भी है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन जो हो जाएगा सभी कारक समान रूप से प्रभावी होते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने आप सबके लिए 8 क्वेश्चन तैयार किए हुए थे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक नहीं करते हैं, लाइक कर लिया कीजिए, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों के लिए और अच्छा वीडियो बनाएं। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से आप सबके लिए वीडियो मैं बनाता रहूँगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।